हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 6th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 8th। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7th में हमने अन्योन्य प्रेरण पढ़ा था और अन्योन्य प्रेरण की घटना में हमने दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी चर्चा की थी। तो बच्चों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, इसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। आपको चित्र में दो प्रणालिकाएं बच्चों दिख रही हैं, एक प्रणालिका अंदर है और एक प्रणालिका बाहर है। तो बच्चों, जब इनमें से किसी एक प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा को बदलते हैं तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित दूसरी प्रणालिका में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ भी अन्योन्य प्रेरण की घटना हो रही है। तो इन दोनों प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो दोनों कुंडलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और हमने पिछले लेक्चर में एक बात कही थी बच्चों कि पहली के सापेक्ष दूसरी का अन्योन्य प्रेरण देखें या दूसरी के सापेक्ष पहले का अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखें, दोनों बराबर आते हैं। हमने कहा था ये आगे समझाएंगे तो आज वो भी बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, अब इस की चर्चा करते हैं। समाक्षीय प्रणालिकाएं हैं बच्चों। तो देखो, इस प्रणालिका की अच्छी ये रेखा आपको दिखाई दे रही है और इस प्रणालिका की भी बड़ी वाली प्रणालिका की भी अच्छी यही है। तो दोनों समाक्षीय हो गई, एक ही अक्ष हो गई दोनों प्रणालिकाओं की। तो बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग। बच्चों, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस चाहिए। बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। प्रणालिका को बच्चों सोलेनॉइड बोलते हैं। तो आज का ये टॉपिक है बच्चों। तो बात यहाँ आप समझ गए, अन्योन्य प्रेरण की घटना यहाँ भी होगी। तो अब देखें बच्चों, अंदर वाली कुंडली को मैं मान लेता हूँ, अंदर वाली सोलेनॉइड को, सॉरी बच्चों, प्रणालिका है S1, ये लंबी प्रणालिका हैं, और बाहर वाली को S2, और दोनों प्रणालिकाओं की लंबाइयाँ समान है। हम लोग प्रणालिकाओं की लंबाई कितनी है, L है बच्चों। ठीक, पहली वाली जो सोलेनॉइड है उसकी त्रिज्या बच्चों इतनी हुई अक्ष से, ये कितनी है, R1, ठीक है। और बाहर वाले की त्रिज्या ये हुई बच्चों, ये मैंने लिख दी R2। बाहर वाली प्रणालिका की त्रिज्या R2 और अंदर वाली प्रणालिका की त्रिज्या बच्चों R1 है। अब देखें, मान लीजिए हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा का परिवर्तन करते हैं। तो धारा परिवर्तन होने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है अंदर वाली प्रणालिका में, उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन आएगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रणालिका के लूपों के अंदर भी है, बाहर वाली के, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से बाहर वाली प्रणालिका में भी एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी यहाँ अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। तो उसकी चर्चा आज ज़्यादा नहीं करनी, हमें केवल इन दोनों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। एक बात और बच्चों, जो सोलेनॉइड S1 है उसके बारे में लिख देते हैं। प्रति एकांक लंबाई में कुल फेरे मान लिए हमने N1। सोलेनॉइड S1 में एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या मान ली हमने बच्चों N1, ठीक है। और S2 में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली N2।
और इसमें बच्चों हमने ये मान लिया कि अंदर वाली प्रणालिका में कुल फेरे N1 हैं और इसमें कुल फेरे बाहर वाली में N2 हैं। तो बच्चों एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं? N1। तो टोटल जो N1 कैपिटल N1 है प्राथमिक कुंडली का N1 कितना हो जाएगा? N1 × L, क्योंकि उसकी लंबाई L है। तो L लंबाई में टोटल फेरे इतने ही तो होंगे, तथा N2 कितना हो जाएगा? N2 × L, क्योंकि N2 एकांक लंबाई के हैं और हमें निकालने हैं L लंबाई के, तो वो हो गए N2 × L, और जिनको हमने कितना माना है? N2 फेरे हमने उसमें माने हैं। माना S1 में धारा प्रवाहित की जा रही है बच्चों, माना S1 में धारा कितनी है? I1, जो कि परिवर्तित की जाएगी बच्चों। तो देखें S1 जो पहली कुंडली है उसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा S1 में? मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, S1 के लिए ही चल रहे हैं। तो S1 की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? V1 बराबर μ0 N1 I1, इतना ही तो होगा बच्चों। या हम I मान लेते हैं बच्चों, I1 I2 क्यों करें? या चलो कर लो, कोई बात नहीं है। तो μ0 N1 I1 इतना चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हुआ बच्चों? इस प्रणालिका की अक्ष पर। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र इस बाहर वाली प्रणालिका के अंदर भी है, लेकिन बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र यहीं पर होगा इतने ही हिस्से में। तो इससे परिबद्ध फ्लक्स अगर निकालें N2 S2 के, तो S2 के एक लूप से, एक फेरे से बद्ध फ्लक्स कितना होगा बच्चों? बद्ध फ्लक्स बराबर S2 के से निकालना है, φ2 बराबर B1 A1, फाई बराबर B होता है। अब आप कहेंगे B1 A1 क्यों लिया? क्योंकि बच्चों इससे चुंबकीय फ्लक्स निकालना है हम बाहर वाली से, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इतने ही स्थान में तो है, क्योंकि अक्ष पर प्रणालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र हम शून्य मान के चलते हैं, क्योंकि लंबी प्रणालिका है। तो इस कुंडली का भी इतना ही क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र को घेरे है। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जैसे कोई ये क्षेत्र है और मान लो चुंबकीय क्षेत्र इतने हिस्से से ही गुजर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इतने हिस्से से ही गुजर रही हैं, तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इसका इतना ही एरिया लेंगे बच्चों, इस लूप का। ये जो लूप है इसका इतना एरिया, जहाँ से क्षेत्र रेखा ही नहीं है वहाँ फ्लक्स है ही नहीं, तो इससे भी कितना फ्लक्स परिबद्ध रहेगा? जितना कि ये एरिया है। तो हम A1 ही लेंगे बच्चों। तो B1, अब तो φ2 कितना हो गया? एक लूप से B1 A1, B1 के स्थान पर μ0 N1 I1, μ0 N1 I1, A1 कितना हो जाएगा बच्चों? देखो त्रिज्या R1 है ना, तो πr1², एरिया इतना हो गया लूप का, क्योंकि लूप वृत्ताकार है। तो φ2 ये आ गया बच्चों। अब अन्योन्य प्रेरण की घटना में बच्चों आपने पढ़ा था कि हम द्वितीयक कुंडली की बात कर रहे हैं, तो द्वितीयक कुंडली का जो टोटल नेट फ्लक्स लिंकेज निकालें टोटल N2 φ2, तो वो कितना आएगा? N2 × φ2 की वैल्यू बच्चों μ0 N1 I1 πr1², और N2 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? N2 × L, N2 × L μ0 N1 I1 πr1²। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले μ0 लिख लिया, फिर लिख लिया N1 और फिर N2, N1 N2, फिर लिख लिया πr1², फिर L, फिर I1। ये आ गया बच्चों N2 φ2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अब विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य प्रेरण की घटना में आपने पढ़ा था कि, इसे हटा दूं,
इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं ये देख लूँ स्क्रीन का रिकॉर्डर जो है हाँ ऑन है। पता लगा हम पढ़ा रहे हैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा बच्चों, दिक्कत हो जाती। तो देखें, अब हम बात कर रहे हैं कि पहली के सापेक्ष दूसरी का हम, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना S2 में हो रही है, तो पहली के सापेक्ष पहली यानी S1 लिख दूं बच्चों शॉर्ट में, कहाँ बहुत लंबी भाषा हो जाएगी। S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर कितना मान लिया हमने, M12। समझना बच्चों ध्यान से, पहली के सापेक्ष मान रहा हूं मैं, तो S1 के सापेक्ष S2 का, 1 के सापेक्ष 2 का मैंने M12, कोई इसको M21 भी लिख सकता है बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं है। हम M12 लिख लें, M21 लिख लें, हमें संकेत का अर्थ पता होना चाहिए कि हम पहले क्या लिख रहे हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चूँकि हम S2 का निकाल रहे हैं तो M2 ऐसे भी, ये कोई इशू नहीं है बच्चों, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि कहीं ऐसे लिखा हो, तो मैंने M21 भी लिख सकता हूँ, मैंने दोनों लिख के दिखा दिए हैं। तो अब जब S2 के सापेक्ष S1 का करेंगे तब M12 कर लेंगे। वो हमारा एक संकेत है उसको दिखाने का, ये बता रहा है कि ये S2 का S1 के सापेक्ष हो गया। तो बच्चों, तो हमने एक रूल पढ़ा था, उससे M2/2 बराबर कितना आ जाएगा, M21I1, क्योंकि धारा तो इसमें बह रही है ना पहली कुंडली में। जब पहली कुंडली में यानी S1 पहली प्रणालिका में, बच्चों सॉरी मैं कुंडली बोल जाता हूँ, पहली प्रणालिका में धारा ये बह रही है। ये कहाँ से आया बच्चों, हमने पीछे पढ़ाया था कि N2/2 बराबर MI1, अन्योन्य प्रेरण की घटना में ये पढ़ाया था बच्चों। तो यहाँ बस M को मैंने M21 कर दिया है संकेत के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि M12 और M21 बराबर होते हैं, म्यूचुअल हैं ये। तो देखें बच्चों, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यू बराबर कर दीजिए, तो M21I1 ये अलग है बच्चों, ठीक है। M21I1 बराबर, देखो यहाँ से N2/2 का मान और यहाँ से N2/2 का मान बराबर कर रहे हैं, तो बराबर μ0 N1N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I1, I1 से I1 कैंसिल। तो बच्चों M21 कितना आ गया, μ0 N1N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ये M21 आ गया। अब हम इसका उल्टा करके चलेंगे बच्चों। अब हम ये मान के चलेंगे कि S2 में धारा प्रवाहित की जा रही है, और जब धारा बदलेंगे तो S1 में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो अब इसका उल्टा कर लें, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, मैं यहीं कर दूंगा, फिर यहीं समझ जाओगे बच्चों, यहीं हटाते चलेंगे करते चलेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बच्चों। अब हम लिख रहे हैं कि माना S2 में धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम। अब कहाँ है, माना S2 में धारा, अब ये कितनी हो जाएगी बच्चों, यहीं देख लो, पूरा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, धारा I2 हो गई। तो जब दूसरी में धारा बह रही है तो दूसरी में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B2, ठीक है। तो B2 बराबर μ0, अब इसके फेरे आएंगे μ2 N2I2, समझते चलना। मैं यहीं समझा रहा हूँ जिससे दोनों में आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या हुआ। अब पहली में धारा S2 में धारा प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों I2, तो जब इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में, अब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रणालिका के अंदर संपूर्ण क्षेत्र में अक्ष पर होगा, तो उसी अक्ष पर ये प्रणालिका भी रखी है। तो इससे एक लूप से बद्ध फ्लक्स निकालें S1 के, क्योंकि अब प्रेरण किस में होगा, S1 में। तो S1 के एक लूप से बद्ध फ्लक्स, अब बच्चों क्या हो जाएगा,
देखो फाई 2 के स्थान पर फाई 1 और B1 के स्थान पर B2, सॉरी हाँ B2, और ये A1 ही रहेगा, यानी इसी से बद्ध फ्लक्स निकाल रहे हैं बच्चों, तो इसी कुंडली का क्षेत्रफल लेंगे तो पाई R1 स्क्वायर आ गया, और B2 मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है बच्चों। तो अब B2 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखें म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2। अब ये बात समझ में आ गई कि एरिया वही रहेगा अंदर वाली का, क्योंकि अंदर वाली का ही तो हम फ्लक्स देख रहे हैं। तो बच्चों अब हम टोटल फ्लक्स निकालें, हाँ ये S1 से कर रहे हैं तो यहाँ भी तो फाई 1 करेंगे। तो अब क्या निकालेंगे, इससे फ्लक्स निकाल रहे हैं अब, क्योंकि प्रेरण की घटना S1 में हो रही है, तो N1 फाई 1, S1 से बद्ध कुल फ्लक्स, बद्ध कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो कितना होगा, N1 फाई 1 बराबर N1, और फाई 1 की वैल्यू ये रखेंगे म्यू नॉट N2 I2, तो यहाँ N2 I2 N2 I2 ये यही रहेगा बच्चों। तो यही बदलने हैं, देखना इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट सामने निकल के आएगा। अब N1 कितना है, N1 इंटू L, और यहाँ बच्चों कितना है N2, और यहाँ I2। बेटा बदलने के चक्कर में कोई रह जाए, कोई छूट जाए तो सही कर लेना। N1 फाई 1 बराबर N1 के स्थान पर N1 इंटू L म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर, ये तो वही रहना है, ठीक है। तो कितना आ गया, अब एक बार में लिख देते हैं बच्चों, उसमें करेक्शन करने में देर और लगती है। तो क्या आ गया बच्चों इक्वेशन, N1 फाई 1 बराबर आ गया, क्रम से लिख लें, म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2, ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों, अब S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व M12 हो जाएगा, M12 हो तो क्या होगा, यहाँ कर लें, अब यहाँ N1 फाई 1, अब यहाँ कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ करेक्शन करने में और देर लग रही है। करेक्शन वहाँ मैंने इसलिए करके दिखा रहा था कि आपकी समझ में आ जाए कि ये सर आया कैसे हो रहा है। समझना बच्चों ध्यान से। तो S1 के सापेक्ष, सॉरी किसके सापेक्ष है, अब ये S2 के सापेक्ष, अब धारा इसमें बह रही है, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व तो M12 है। तो बच्चों प्रेरण किस में हो रहा है, S1 में, तो उससे फ्लक्स जो है N1 फाई 1 नेट, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी धारा पर, यानी M12 I2। जब पहली में प्रवाहित करेंगे तो पहली की धारा पर डिपेंड करेगा, दूसरी में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी की धारा पर निर्भर करेगा पहली का फ्लक्स। समझ रहे हैं, उल्टा है एक दूसरे का। अब वैल्यू पुट करते हैं, नहीं इक्वेट करते हैं यहाँ से, और यहाँ की वैल्यू बराबर करते हैं बच्चों, M12 I2 बराबर म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2 से I2 कैंसिल, तो बच्चों M12 कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया था, तब M21 भी इतना ही आया था। इसका मतलब वो दो कुंडलियों का पारस्परिक अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ये नहीं कि पहली के सापेक्ष दूसरी का अलग होगा, दूसरी के सापेक्ष पहली का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हमने देखा
कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो पारस्परिक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ी चर्चा में और करूँगा हल्की सी, और कोई विशेष बात नहीं है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा कि M12 इतना है और इतना ही M21 था। M21 भी यही था, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, धारा चाहे किसी में प्रवाहित हो, क्षेत्रफल अंदर वाली कुंडली का ही आता है। यहाँ गलती न कर दें कि एक में पाई R2 स्क्वायर कर दें, एक में पाई R1 स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं होता है बच्चों। यही बात विशेष रूप से ध्यान रखनी थी। तो इन दोनों इक्वेशन से स्पष्ट है बच्चों कि M12 हो या M21 हो बराबर होते हैं, तो क्यों ना हम उसे जनरली M ही मान लें। वो आपको कन्फ्यूज़न न हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाए हैं। तो अब जनरल सूत्र लिख सकते हैं कि इसकी और इसकी जगह केवल एक ही बात लिखें ना, M बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, सीधी बात। इसको बच्चों हम कैपिटल N के पदों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं हटा दूं अब, इसको चाहें तो हम कैपिटल N के पदों में भी लिख सकते हैं, वो भी लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें, अगर कैपिटल N के पदों में लिखना चाहते हैं बच्चों तो N1 की जगह N1 अपॉन L आएगा, N2 की जगह N2 अपॉन L आएगा। तो M बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट N1 अपॉन L N2 अपॉन L पाई R1 स्क्वायर इंटू L। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो M बराबर आ गया बच्चों म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L। तो ये हो जाएगा। तो ये जो बच्चों एक्सप्रेशन हमने निकाले, इसमें ये मान के चले हैं कि इन प्रणालिकाओं के अंदर कोई क्रोड़ नहीं है, वायु है। इसलिए तो माध्यम की चुंबकशीलता हम म्यू नॉट लेके चले हैं। अब मान लीजिए इन प्रणालिकाओं की अक्ष पर कोई ऐसा माध्यम है, कोई अक्ष है जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो। एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ अंदर रखा हुआ है जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो। उस केस में यदि अक्ष, यदि प्रणालिकाओं में चुंबकीय पदार्थ की क्रोड़ है जिसकी चुंबकशीलता कितनी है बच्चों, म्यू। तो यहाँ म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा। M बराबर, यानी ये प्रणालिकाएं किसी एक क्रोड़ पर लिपटी होती किसी चुंबकीय पदार्थ की जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो, और म्यू लिख सकते हैं, और म्यू के स्थान पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। उस पदार्थ की कहना चाहिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो M बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। एक से ही बता देता हूँ मैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू उस माध्यम की चुंबकशीलता है और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है उस माध्यम की, तो म्यू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। N के पदों में लिखना है तो वहाँ भी लिख सकते हो। तो यहाँ म्यू आर क्या है बच्चों, क्रोड़ के पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता।
ऐसे ही इसको लिख सकते हो, म्यू नॉट के स्थान पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, या केवल म्यू लिख सकते हो। और म्यू क्या है? करोड़ के पदार्थ की चुंबकशीलता है। म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये बातें तो आप जानते ही हैं बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज हमने एक्सप्रेशन प्राप्त किया दो लंबी समाक्षीय परनालिकाओं के बीच के अन्योन्य प्रेरकत्व पर, जिसको हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। तो पहले बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे, यही टॉपिक करेंगे। अब बच्चों एक टॉपिक और इस चैप्टर में रह गया है। आपने बड़ा बेसब्री से इस चैप्टर को बेसब्री से इंतजार है आपको कि जल्दी कोर्स हो बच्चों, आप ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश होते चलें। लेकिन बच्चों फिजिक्स की अपनी गति है, अपनी गति से ही हम चलेंगे, तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे। सिर्फ कोर्स करना ही उद्देश्य नहीं है, आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझें, उन फिनोमिनास को समझें, उनकी जड़ तक पहुँचें, उसका तथ्य समझें। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, मैं थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। तो बच्चों चिंता न करें, ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। एक टॉपिक बचा है वैद्युत जनित्र, दैट इज़ जनरेटर कह सकते हो या डायनामो कह सकते हो। तो उसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।